गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग 10th की फिजिक्स में विद्युत पार्ट से विद्युत धारा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या हम लोग करने जा रहे हैं? क्लास 10th की फिजिक्स में विद्युत पार्ट से विद्युत धारा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, कल तक आपको जो है वो बहुत सी बातें बता दी गई हैं। आज हम आपको विद्युत धारा बताने जा रहे हैं कि विद्युत धारा क्या चीज़ होता है। विद्युत धारा का मतलब है कि किसी भी चालक से होकर के आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया था। लेकिन अगर इसको व्यवहारिक भाषा में समझना हो तो कैसे समझेंगे कि मान लीजिए अगर एक चालक ये है और इस चालक पर ऐसे धनावेश वितरित हैं, ऐसे है, और एक दूसरा चालक है जिस चालक पे धनावेश की कम मात्रा है। तो जिस पर धनावेश की मात्रा अधिक होगी इसको हम कहेंगे उच्च विभव पर है। क्या है? उच्च विभव। और जिसमें आवेश की मात्रा कम होगी उसको कहेंगे हम निम्न विभव। अब अगर हम एक पतले तार से इन दोनों को जोड़ दें तो होगा क्या? धनावेश उच्च विभव की वस्तु से निम्न विभव की वस्तु पर प्रवाहित होने लगेगी। यानी कि धनावेश क्या करेगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने लगता है। तो धनावेश का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने की प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। क्या हो जाए? दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो क्या हो जाएगा? इसमें उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धनावेश का प्रवाह होने लगता है। इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन व्यवहार में जो हम विद्युत धारा प्रयोग में लाते हैं उसमें धनावेश नहीं चलता है। धनावेश तब चलता है कि जब वह कोई जलीय चालक हो या रासायनिक चालक हो या वह जहाँ पर विद्युत का प्रवाह हो रहा है वह माध्यम जो है वह द्रव माध्यम हो या गैसीय माध्यम हो। सामान्य अवस्था में जो हम लोग एक तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह देखते हैं वह प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण होता है। तो यहाँ धनावेश उच्च से निम्न की तरफ जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च की तरफ जा रहा है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में आवेश का विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आएगा। तो जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके विपरीत दिशा में हम परिपथ आरेख में विद्युत धारा का प्रवाह बताएंगे। अब क्या कहते हैं कि जो ये अब इनका विभवांतर जो है, जब दोनों का विभवांतर बराबर हो जाएगा तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसी युक्ति लगा दें कि जिस युक्ति के कारण दोनों चालकों के बीच जो विभवांतर है वह सदैव ही बना रहे, तो दोनों चालकों के बीच विभवांतर सदैव बने रहने के कारण उन दोनों चालकों के बीच में आवेश की प्रवाह भी लगातार या अनवरत होती रहेगी। इस कारण से क्या होगा कि वहाँ पर विद्युत का चालन बना रहेगा या विद्युत धारा बहती रहेगी। तो क्या किया जाए कि यदि
इस प्रकार की कोई युक्ति लगा दी जाए कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर सदैव समान बना रहे, तो उस चालक से आवेश का प्रवाह निरंतर होता रहेगा, अर्थात विद्युत धारा बहती रहेगी। ठीक है। अगर हम किसी चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर लगा दें, जो विभवांतर बिल्कुल लगातार बना रहे, तो जब विभवांतर लगातार बना रहेगा तो उस विभवांतर के बने रहने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उस चालक के सिरों के बीच धारा बहती रहेगी। अब एक टॉपिक आता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? आप जानते हैं कि विद्युत धारा धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। अथवा व्यवहार में क्या होता है, धनावेश तो चलता नहीं, व्यवहार में ऋण आवेश चलता है। तो क्या होता है, ऋण आवेश के चलने की विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है। आप इसी चीज को याद रखेंगे कि ऋण आवेश के चलने की विपरीत दिशा में होती है। यानी कि जो हम विद्युत धारा की दिशा दिखाते हैं, वैसे विद्युत धारा एक अदिश राशि है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी दिशा दिखाने के लिए क्या करेंगे कि जिधर से ऋण आवेश चलेगा उसके विपरीत दिशा में हम विद्युत धारा की दिशा को दर्शाते हैं। अब विद्युत धारा की माप कैसे की जाती है? तो विद्युत धारा की माप
विद्युत धारा की माप किधर से की जाती है? तो विद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर से की जाती है। क्या करेंगे? आवेश प्रवाह की दर, यानी कि विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश Q बाई टी, या Q बराबर NE होता है, आप लिख सकते हैं N इंटू ई बाई टी। यानी कि ये आपका फार्मूला होता है, विद्युत धारा का फार्मूला होगा कि I बराबर Q बाई टी या NE बाई टी। अब यदि Q बराबर 1 कूलम और T बराबर 1 सेकेंड, यदि Q बराबर 1 कूलम आवेश और T बराबर 1 सेकेंड समय, तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। इससे आप एम्पियर की परिभाषा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 1 एम्पियर क्या हो गया? यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो क्या कहेंगे? यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। क्या किया जाए? यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक से होकर के बहने वाली धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ये आपकी 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। अब विद्युत धारा का ये मात्रक है एम्पियर। छोटी विद्युत धाराओं को हम क्या कहते हैं? मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। तो एक मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 एम्पियर। ये अंतरण है, अंतरण फार्मूला है। इससे अगर कहीं धारा का मान मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है तो उसको एम्पियर में आप परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगला एक टॉपिक आता है आवेश तथा विद्युत धारा में संबंध। आवेश तथा विद्युत धारा में संबंध।
आवेश तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है? ये होता है Q बराबर I इंटू टी, या आवेश बराबर धारा और गुणे समय। मतलब विद्युत धारा को एम्पियर में नाप लीजिए, समय को सेकंड में नाप लीजिए, तो आवेश को विद्युत धारा और समय का गुणा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आपके बहुत आएंगे कि जिसमें पूछा जाएगा कि इतनी धारा इतने सेकंड में बह रही है, तो उस चालक से बहने वाले आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है। अब एम्पियर तथा कूलाम में संबंध क्या होता है? अगला एक टॉपिक आपका आ जाएगा, एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। अब आपने अभी पढ़ रखा था कि 1 एम्पियर ये बराबर था 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, या 1 कूलाम बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर और गुणे 1 सेकेंड। इससे आप कूलाम की परिभाषा कर लीजिए कि 1 कूलाम आवेश, ऐसे लिख लीजिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 एम्पियर धारा एक एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो आवेश में तो चालक से गुजरने वाले आवेश का मान 1 कूलाम होता है। ये आपका काम हो गया। अब अगला चीज है वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले उपकरण और उनके आरेख। ये तो लैब में रह करके पढ़ाने वाला टॉपिक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आपको हम एक एक चीज़ों को किताब के चित्र के माध्यम से समझाते चले चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वैद्युत परिपथों में प्रयुक्त उपकरणों के आरेख।
और ये जो वैद्युत परिपथ है, ये प्रयोगशाला के वैद्युत परिपथों में प्रयुक्त उपकरणों के आरेख हम बता रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि घर में प्रयुक्त वैद्युत परिपथ में ये उपकरण लग रहे हैं, नहीं। प्रयोगशाला में डीसी करंट के द्वारा ये उपकरण लगाए जा रहे हैं। ये उपकरण डीसी करंट में काम आते हैं। जो प्रयोगशाला में आप प्रयोग करने जाते हैं उसमें ये सब सारे जो भी आपको बताया जा रहा है ये काम आते हैं, ऐसा समझिएगा। तो पहला चीज है कुंजी। कुंजी, कुंजी का मतलब क्या होता है कि जिसको जोड़ देने से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और जिसको निकाल देने से विद्युत धारा रुक जाती है। तो कुंजी दो प्रकार की प्रयोग करते हैं आप लैब में। एक होती है दाब कुंजी, पहले साधारण कुंजी, और दूसरी होती है दाब कुंजी। तो देखिए साधारण कुंजी और दाब कुंजी की स्थिति क्या होती है कि साधारण कुंजी जो है ये आपके प्रयोगशाला में ये आपके बुक में दिया हुआ चित्र। तो ये कुंजी क्या होती है, साधारण कुंजी होती है, इसमें दो धातु के टॉप लगे हुए होते हैं। देखिए दो धातु के यहाँ टॉप हैं और इनके बीच में एक पेच टाइप का होता है जिसको घुसा दिया जाता है और इन दोनों टापों में कनेक्शन हो जाता है और बाहर के परिपथ से इसमें तार जोड़े होते हैं। साधारण कुंजी होती है। दूसरी कुंजी क्या होती है, दाब कुंजी होती है। ये तब प्रयोग में लाई जाती है कि जब थोड़े से समय के लिए हमको किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपका नेल कटर होता है ऐसे ये दो पार्ट में बटा होता है। जब हम दबाते हैं तो थोड़े देर के लिए वो क्या होता है कि एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, लेकिन जैसे हम छोड़ते हैं उसका संपर्क टूट जाता है। तो ये दूसरे प्रकार की कुंजी है कि जब किसी भी परिपथ में अल्प सेकंड के लिए, अल्प समय के लिए धारा प्रवाहित करनी हो और तुरंत उसको ख़त्म करना हो, तो ऐसे में हम दाब कुंजी का प्रयोग करते हैं। अब चित्रों में हम कैसे, परिपथ के चित्रों में कुंजी को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। ये आपकी हो गई साधारण कुंजी। अगर इसमें डॉट बना हुआ है तो यानी कि परिपथ चालू है, और अगर इसमें डॉट नहीं बना ऐसे है तो परिपथ चालू नहीं है। इसके विपरीत हम दाब कुंजी को कैसे बनाते हैं, उसको ऐसे बनाया जाता है। ऐसे चित्र में बनाया जाएगा कि जब इसको दबा देंगे तो ये एक दूसरे को टच करने लगेंगे, धारा बहने लगेगी, और जब ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे तो धारा नहीं बहेगी। ये दाब कुंजी हो गई। अगला आपका टॉपिक है, वैसे इस कुंजी के बारे में कुछ पूछता नहीं है। अगला चीज आपका है विद्युत धारा का स्रोत। तो विद्युत धारा का स्रोत क्या होता है, नेक्स्ट विद्युत धारा का स्रोत। अब देखिए विद्युत धारा के स्रोत के रूप में हम क्या लेते हैं, सेल लेते हैं, बैटरी लेते हैं, या एसी अल्टरनेटिंग करंट लेंगे। तो सेल के लिए जो परिपथ आरेख हम बनाते हैं वो ऐसे होता है, एक बड़ा और एक छोटा। जो प्लेट बड़ा होता है इसे धन और जो छोटा प्लेट होता है इसको ऋण कहते हैं। अगर बैटरी है तो बैटरी के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत से सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं। देखिए ये आपकी बैटरी हो गई, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यानी कि अगर हम कई सेलों को एक साथ जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी। और अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम क्या करते हैं कि परिपथ में ऐसे गोला बना करके ऐसे साइन बना देते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नेचर साइन हो गया। तो विद्युत धारा के स्रोत के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं, वैद्युत सेल प्रयोग करते हैं। अब वैद्युत सेल या वैद्युत बैटरी या अल्टरनेटिंग करंट प्रयोग में लाते हैं। तो इन वैद्युत सेल, वैद्युत बैटरी और अल्टरनेटिंग करंट को कैसे हम दिखाते हैं वो चित्र आपको समझा दिया गया है। सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कुछ देर तक धारा लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं, डैनियल लेक्लांसे सेल। और लेकिन द्वितीयक सेल ऐसे होते हैं कि जो बार बार उसको चार्ज करके रिचार्जेबल होते हैं, बार बार चार्ज करके उनको प्रयोग में लाया जाता है।
तो जो आपका प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले जो सेल हैं वो लेक्लांसे सेल जो है वो क्या होता है कि कुछ देर तक, कुछ सेकंड तक धारा प्रवाहित करता है, उसके बाद धारा उसका क्षय होने लगता है, फिर उसको रुक करके फिर से दोबारा धारा प्रवाहित किया जाता है। तो ये आपका दो प्रकार का सेल, प्राथमिक और द्वितीयक सेल, आप धारा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक आपका होता है धारा नियंत्रक, रिहोस्टर। धारा नियंत्रक जो परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करता है या नियमित करता है। अगला टॉपिक आपका है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक यानी धारा को नियंत्रित करने वाला, रिहोस्टर। तो धारा नियंत्रक का चित्र आपको ये दिया गया है, ये चित्र आपका धारा नियंत्रक का है। धारा नियंत्रक में क्या होता है कि एक पोर्सलिन का वेलन होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि एक धातु की छड़, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक एक धातु की काली छड़ लगा दिए हैं और इस पर विद्युत रोधी तारों को लपेट दिया जाता है। इसके ऊपर एक ऐसा सरकने वाला यंत्र बना हुआ होता है कि जिसको हम सरका करके पूरे परिपथ में कहीं भी संपर्क करा सकते हैं। एक तार ऊपर से एक तार नीचे से जोड़ा जाता है। अगर इसको यहीं सटा दिया जाए एकदम बिल्कुल किनारे के छल्ले पर, कोई परिपथ प्रतिरोध नहीं काम करेगा, लेकिन अगर इसको जितना ही बढ़ाते जाएंगे उतना ही प्रतिरोध काम करता चला जाएगा। तो ये आपका धारा नियंत्रक है जिसको हम रिहोस्टर कहते हैं। और धारा नियंत्रक को, ये डीसी के लिए है, इस धारा नियंत्रक को हम क्या करते हैं प्रयोग में, चित्र में या तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, या धारा नियंत्रक को दिखाने की एक दूसरी विधि है कि हम ऐसे इसको प्रतिरोध आर को दिखा देंगे और ऊपर से एक कैंची ला करके ऐसे दिखा देंगे। ये परिपथ में धारा नियंत्रक को दिखाने की दो विधियां हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स होता है। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स एक प्रकार का डब्बा होता है जिसमें बहुत सी कुंजियां लगी हुई होती हैं और उस कुंजियों के नीचे प्रतिरोध लगा हुआ होता है और उस पर लिखा हुआ होता है 1 ओम, आधा ओम, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो एक डब्बा होता है, डब्बे के ऊपर बहुत सी कुंजियां लगी होती हैं और उसमें जितना प्रतिरोध हमको डालना होता है परिपथ में, उस प्रतिरोध को हम परिपथ में डाल देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स कहलाता है, लैब में रखा हुआ है। ये उसका चित्र है, ये देखिए प्रतिरोध बॉक्स का ये चित्र है। एक डब्बे जैसा आकार है, इसमें बहुत सी कुंजियां लगी हुई हैं और इस पर लिखा हुआ है कि कितना प्रतिरोध किसका है। तो इस प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से, इस प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से हम किसी परिपथ में प्रतिरोध डालते हैं। इस प्रतिरोध को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे परिपथ में दिखाते हैं और आर लिख देते हैं, यह परिपथ में प्रतिरोध है। अगला चीज आपका है एमीटर। एमीटर क्या चीज होता है, एमीटर किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने का एक यंत्र होता है। एमीटर क्या चीज होता है, किसी परिपथ में बह रही धारा को मापने का एक यंत्र होता है। इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर क्या होता है, एमीटर किसी परिपथ में बह रही धारा को मापने का यंत्र होता है। इसको हम परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। यह एमीटर है, काम क्या करता है, परिपथ में बह रही धारा को नापता है। दूसरा चीज क्या होता है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, ये परिपथ में विभवांतर को नापता है। वोल्टमीटर किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापता है, लेकिन जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना होता है हम उसके समानांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे, समानांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ेंगे, क्योंकि वोल्टमीटर का जो विभवांतर प्रतिरोध होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहने वाली धारा के मान को ये परिवर्तित कर देता है, ये वोल्टमीटर होता है। अगला टॉपिक है वैद्युत परिपथ आरेख। आप कैसे एक वैद्युत परिपथ का आरेख या चित्र बनाएंगे उसको आप जान लीजिए। वैद्युत परिपथ आरेख। वैद्युत परिपथ आरेख कैसे खींचते हैं इसको जरा देख लीजिएगा। अगर हम बहुत से वैद्युत यंत्र को एक साथ किसी परिपथ में लगा दें
तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। ऐसे हमने क्या किया कि एक बैटरी ली, बैटरी को विद्युत कुंजी से जोड़ दिया, कुंजी को एमीटर से जोड़ दिया, एमीटर के बाद एक चालक तार लगा दिया, चालक तार सिरों के बीच हमने एक वोल्टमीटर वी को जोड़ दिया। यह आरेख वैद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। यानी कि विद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को एक साथ प्रयोग करना ही वैद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। और इस आरेख को खींच करके हम वैद्युत परिपथ को बताते हैं। इसमें हमेशा धारा धन से ऋण की ओर बहती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धारा सामान्यतः अभी आपको अदिश राशि पढ़ाई जाती है टेंसर, लेकिन अदिश राशि ही आप दिमाग में रखिए कि धारा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।